हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। टीवाई के स्टूडेंट्स की अभी एग्ज़ाम होने वाली है एंड देयर इज़ अ नीड टू टेक अ रिवीजन ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो एडवांस्ड अकाउंटिंग के टीवाई के एडवांस्ड अकाउंटिंग के जो भी चैप्टर्स है 8 चैप्टर्स है उस पे हम रिवीजन लेने वाले हैं, इसीलिए मैं एक रिवीजन सीरीज़ आपके लिए लेके आ रही हूँ। हम आज की वीडियो में जो फर्स्ट सीरीज़ है, वरना जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उस पे उस वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज पे। तो इसमें हम बैंकिंग कंपनीज पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, वरना उसमें शेड्यूल कौन कौन से हैं, उनका नंबर क्या है, उसके बाद जो एडजस्टमेंट जनरली पूछी जाती है सो वो एडजस्टमेंट्स क्या है और उनके दो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और जो अलग हटके आइटम्स आते हैं ट्रायल बैलेंस में उनके इफ़ेक्ट कैसे करना है, ये सारा हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले देखते हैं। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज बैंकिंग कंपनी मीन्स। सो बैंकिंग कंपनी मतलब क्या होता है, देखते हैं ऑप्शंस क्या है। हु एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, the deposits are repayable on demand or withdrawable by check, draft or otherwise. Who lends or invests the money, and all of the above. तो यहाँ पे हमें देखना है कि what actually banking company do. बैंकिंग कंपनी मतलब कोई भी बैंक जो कंपनी बोल के रजिस्टर होती है। सो व्हाट आर द जनरल फंक्शंस ऑफ अ बैंक। बैंक क्या क्या करती है, बैंक पहले लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है वो डिमांड वरना टर्म पे वरना बाय चेक वरना बाय ड्राफ्ट से लोग निकाल सकते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑन बैंक वो बिजनेस कैसे करती है, लोगों से पैसा लेती है और वो पैसा दूसरों को लेंड करती है, वरना वो पैसा किसी और प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करती है एंड बाय दैट वे बैंक अर्न्स द प्रॉफिट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब बैंक डू ऑल दीज फंक्शन। तो यहाँ पे बैंकिंग के फंक्शंस क्या क्या है ये भी हमें पता चलता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का साल कौन सा है। सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं 1956 है, 2013 है, 1949 है, 1935 है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिस एक्ट के मुताबिक हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो एक्ट 1949 का है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है द assets which are not acquired for the purpose of banking operation but to realize them and to satisfy debts are called as। सो पहले ऑप्शन देखते हैं और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। नॉन बैंकिंग एसेट है, बैंकिंग एसेट है, फिक्स्ड एसेट है एंड गोल्ड। सो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं बैंक के जो बैंक का रेगुलर बिजनेस करने के लिए हम लेते नहीं वरना हम परचेस नहीं करते, बैंक का बिजनेस स्मूथ होने के लिए हम उसे परचेस नहीं करते। तो बैंक का बिजनेस स्मूथ करने के लिए हम फिक्स्ड एसेट लेते हैं, तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके आगे जाके उन्होंने कहा है वो एसेट बेच के हमारे जो डेप्ट है, हमने जो उधार दिया है वो सेटिस्फाई होता है, मतलब हमें वो मिलता है वापस। सो यहाँ पे जो हम जिनको हम उधार देते हैं वरना लोन्स, एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, एडवांसेस नहीं लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये जो सारे एडवांस काइंड है उस पे हम कुछ तो मॉर्टगेज रखते हैं। सो इन केस अगर कस्टमर आगे जाके वो बिल वरना वो डेप्ट मेरी पूरी पे नहीं कर सकता, सो वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी बैंक सेल करती है एंड उससे पैसे रेज करती है। सो that assets are not acquired for banking purpose, so that's why they are called as the non banking asset। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शन देखते हैं नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सो ऑथराइज कैपिटल मतलब क्या रहता है, इट इज़ जस्ट नाम नॉमिनल कैपिटल, ये नाम मात्र का कैपिटल है। एक्चुअली दिस अमाउंट आई डिडंट रिसीव,
ये अमाउंट मुझे नहीं मिली होती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ माई बैंक, आई जस्ट मेंशन दिस कैपिटल. सो ऑथोराइज कैपिटल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज नॉमिनल क्योंकि ये नाम मात्र होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड कैपिटल क्योंकि कंपनी, बैंक जब मैं कंपनी बोल के कंपनी एक्ट में रजिस्टर करती हूँ तो उससे उस वक्त रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जा सकता है. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एवरी बैंकिंग कंपनी मस्ट कीप एटलीस्ट डैश परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू द रिजर्व फंड एवरी ईयर. मतलब हम हर साल हमारे जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है वरना जो रिजर्व फंड होता है उसमें कितने परसेंटेज, हमारे प्रॉफिट का कितना परसेंटेज भेजते हैं. सो हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में परसेंटेज दिए हैं. सो पहले ऑप्शन देते हैं 15 है, 20% है, 10% है, वरना जैसे बैंक चाहती है. तो उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताया है एवरी बैंकिंग कंपनी मस्ट हैव टू ट्रांसफर 20% of their current year profit to the reserve fund. That is called as the statutory reserve. So यहाँ पे option correct है option B. Now the sixth question is types of deposit include. So आप थोड़ा सा ब्रश अप कर दीजिए. हम बैलेंस शीट में जब डिपॉजिट्स लिखते हैं लाइबिलिटी साइड पे शेड्यूल नंबर 3 पे, सो उस डिपॉजिट्स में व्हाट डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड. सो क्या क्या है ऑप्शन में देखते हैं. फिक्स डिपॉजिट जिसे हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं, करंट डिपॉजिट वरना डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट. यहाँ पे एक और ऑप्शन बढ़ा दिया है ताकि सारे ऑप्शंस आप में इंक्लूड वरना आपको समझ में आए. एंड ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ई क्योंकि फिक्स डिपॉजिट भी डिपॉजिट की टाइप है. करंट हो वरना सेविंग हो वरना रिकरिंग जो हर गैप से, हर एक महीने के गैप से वरना फ्रिक्वेंटली हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके कुछ पीरियड के लिए हम जमा करते हैं. सो ऑल दीज टाइप्स और ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ माई डिपॉजिट. सो ई ऑप्शन ऑल आर करेक्ट. 7th क्वेश्चन है, द बिल्स बैंकर्स रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर्स only for collection purpose. It's called as option है bills for collection, acceptance, endorsement, bills discounted. So यहाँ पे सोचना ज़रूरी है कि बैंकर क्या करता है, वेदर बैंकर उसे कस्टमर्स के बिहाफ से एक्सेप्ट करता है. सो नो, कस्टमर्स के बिहाफ से सिर्फ उसे कलेक्ट करता है. मतलब मेरा जो कस्टमर है उसका ही बिल है बट ही हैज़ गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट दैट बिल ऑन हिज बिहाफ. सो एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड एज अ बिल्स फॉर कलेक्शन. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है एडवांसेस ऑफ बैंकिंग कंपनी इंक्लूड्स. सो बैंक किस फॉर्म में लोगों को एडवांस दे सकती है. एडवांस मतलब जो हमारा शेड्यूल नंबर 9 है, आप को पता ही होगा, थोड़ा सा आपने सोचा तो समझ में आएगा कि फॉर्मेट में जो शेड्यूल नंबर 9 है वो एडवांसेस से रिलेटेड है. सो बाय विच वेज और थ्रू विच वेज बैंक कैन लेंड द मनी, बैंक कैन एडवांस द मनी टू द अदर. सो ऑप्शन देखते हैं पहले. टर्म लोन है, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स है, ऑल ऑफ द अबव. सो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट. मतलब हम टर्म लोन देके भी एडवांस ही देते हैं. कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एडवांस. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, परचेसेस, ये सारे एडवांस के ही तरीके हैं. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर. हमारा 9th क्वेश्चन है, बैंकर्स एक्सेप्ट्स द बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स आर कॉल्ड एज. अभी कस्टमर्स के बिहाफ से हम बिल्स एक्सेप्ट करते हैं. सो उसे क्या कह सकते हैं हम. फिक्स्ड एसेट्स, एक्सेप्टेंस, अदर लाइबिलिटी, एडवांसेस. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है एक्सेप्टेंस. आई एम एक्सेप्टिंग द बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स. कस्टमर्स के साइड से मैं बिल्स एक्सेप्ट कर रही हूँ. सो उसे एक्सेप्टेंस कहा जाता है. ये एक्सेप्टेंस इज़ ओनली माई कंटीजेंट लाइबिलिटी. अगर कस्टमर इन केस बिकम इंसॉल्वेंट और कस्टमर्स फेल्स टू पे द मनी, अगर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए हैं तो जाके मुझे देने पड़ते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन कस्टमर्स व्हाट आई कैन से सॉल्वेंसी सिचुएशन. सो ये मेरा एक्सेप्टेंस है एंड दैट इज़ माई कंटीजेंट लाइबिलिटी. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है हमारा. 10th क्वेश्चन है,
The transaction between head office of the bank and its branches which are unadjusted at the end of the year is called as branch adjustment, unexpired discount, provision for taxation and borrowing. तो इसमें हम सोचते हैं पहले कि हेड ऑफिस और दूसरे जो ब्रांचेस है हमारे बैंक के, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे होते ही है, लेकिन जब मैं फाइनल अकाउंट बनाती हूँ तब कुछ ट्रांजेक्शन बच सकते हैं. आइदर माई बैंक इज़ लाइबल टू पे और आइदर आई हैव टू रिसीव द मनी फ्रॉम अदर ब्रांच. सो ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है. जो भी हम दोनों ब्रांच में, वरना हेड ऑफिस और ब्रांच में जो भी एडजस्ट, वरना जो भी आने वाला है वरना देना है, वो सारा ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल बैंक डिपॉजिट्स रीपेबल ऑन डिमांड कैन बी कॉल्ड एज. जो मुझे इमीडिएटली कस्टमर ने डिमांड किया और मुझे पे करना है, सो उसे क्या कहते हैं? सो टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, जिसे हम करंट डिपॉजिट भी कहते हैं, एंड नन ऑफ द अबव. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, डिमांड डिपॉजिट. ऑन डिमांड आई हैव टू पे इट, सो करंट डिपॉजिट भी उसे कहते हैं. 12th क्वेश्चन है हमारा, all the types of deposits repayable after a specified term is called as. जो बैंक में लोग डिपॉजिट्स रखते हैं, वो अगर कुछ पीरियड बाद, फिक्स पीरियड बाद, मतलब कभी भी मैं मांग नहीं सकती, फिक्स पीरियड बाद अगर मुझे वो पेबल है, बैंक को वो पेबल है, तो उसे क्या कहते हैं? सो टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट आर द ऑप्शन. एंड आप सबको पता है दिस इज द टर्म डिपॉजिट. इफ इट इज केप्ट फॉर अ फिक्स पीरियड और फिक्स टर्म, सो उसे टर्म डिपॉजिट कहेंगे. सो ऑप्शन ए करेक्ट है. 13 है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज. सो रिबेट मतलब जो हमें इनकम एडवांस में मिलता है, अगले साल का इनकम जो होता है एक्चुअली वो इस साल इंक्लूड किया जाता है, वरना एडवांस में मिलता है. सो उसे दूसरा नाम क्या है? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, अनअर्न्ड डिस्काउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. सो रिबेट एंड बिल डिस्काउंट को ही अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट भी कहा जाता है क्योंकि वो अगले साल का है, वरना अनअर्न्ड बिकॉज दिस इज नॉट द अर्निंग ऑफ दिस ईयर. सो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे. Next question, the liability which may occur depending on the outcome of certain future events is called as. ऑप्शन देखते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन. तो यहाँ पे देखना है, ये लाइबिलिटी मे ऑकर, विच मे ऑकर मीन्स स्टिल इट इज़ नॉट माई लाइबिलिटी बट इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फ्यूचर कंडीशन. ये मतलब आगे जाके हो सकती है ऐसा बोल रहे हैं ये. सो एंड दैट कंडीशन इज ऑल्सो नॉट फिक्स. जो भी कंडीशन है, जिस कंडीशन पे हो सकती है वरना नहीं, वो भी फिक्स नहीं है. सो ऐसी जो लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में जाके हो सकती है वरना नहीं हो सकती, that is totally not fixed, that is called as the contingent liability. contingent liability. so यहाँ पे correct option है A. 15th question है, excess of asset over liability is called as. so जब asset liability से ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहा जाता है? profit, expenses, loss, capital. so option D correct है, क्योंकि जब भी जब भी एसेट बढ़ती है वरना एसेट्स लाइबिलिटी से ज़्यादा होती है, सो जो बीच का डिफरेंस है दैट इज सपोज्ड एज और दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नॉन बैंकिंग एसेट्स मस्ट बी शोन इन द बैलेंस शीट इन द शेड्यूल नंबर. जो नॉन बैंकिंग एसेट क्या होती है हमने देखा है, जो बिजनेस के लिए नहीं लेकिन डेप्ट सेटिस्फाई करने के लिए हम एक्वायर करते हैं, तो उसे कहाँ पे दिखाना है? सो शेड्यूल नंबर 12 है, 11 है, 10 है, 9 है. सो ऑब्वियसली शेड्यूल नंबर 11 है. सो करेक्ट ऑप्शन बी है, वो अदर एसेट्स में हम दिखाते हैं जो जिसका नंबर है शेड्यूल नंबर 11. 17th क्वेश्चन है, डैश इज एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विच इज़ कैरीड फॉरवर्ड एज अ अदर लाइबिलिटी. ऐसा कौन सा इनकम है जो अगले साल का ऑलरेडी मुझे मिलता है और मैं उसे लाइबिलिटी बोल के, अदर लाइबिलिटी बोल के कैरी करती हूँ? सो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, डिपॉजिट्स, अदर एसेट्स, अदर इनकम. सो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि
जो अगले साल का इनकम है डिस्काउंट का और इंटरेस्ट का जो इनकम है वो मुझे इसी साल मिलता है, सो वो मेरा इस साल का इनकम नहीं, इसीलिए मैं अदर लाइबिलिटी में दिखाती हूँ. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. 18th क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ आप शांति से देख सकते हो उसे. सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी लेस दैन डैश डैश % ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल. नाउ आपको पता है ऑथर कैपिटल कैन बी व्हाट आई कैन से कैटेगराइज भी नहीं कह सकती, कैपिटल अर्निंग, वरना रेजिंग के अलग अलग स्टेप्स है. सो उसमें फर्स्ट है ऑथराइज्ड, जो मैं लिखती हूँ, जो मैं दिखाती हूँ मेमोरेंडम में. ऑथराइज के बाद मैं लोगों को इश्यू करती हूँ, लोग उसके बाद ऑफ़र करने के बाद लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं, कुछ लोग लेते हैं, कुछ नहीं ले सकते. सब्सक्राइब करने के बाद आई कॉल्ड अप द कैपिटल, मैं उनसे पैसे मांग सकती हूँ एंड उसके बाद लोग मुझे पे करते हैं. सो उनका रेशो कितना रहना चाहिए? सो सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द बैंकिंग कंपनी मस्ट नॉट बी लेस दैन डैश डैश ऑफ ऑथोराइज. कितना ऑथोराइज कैपिटल कम से कम लोगों ने सब्सक्राइब करना चाहिए, वही परसेंटेज, वही आंसर सेम इसके लिए है कि जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसके कितने % कम से कम हमें मिलना चाहिए बैंकिंग कंपनी में. तो देखते हैं 20% है, 25% है, 50 है, 10% है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 50%. एटलीस्ट हाफ ऑफ द कैपिटल यू शुड रिसीव एज कम्पेयर टू द सब्सक्राइब्ड. एंड सब्सक्राइब जो है वो कम से कम 50% रहना चाहिए ऑथोराइज के. सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है. 19th क्वेश्चन है, द डिपॉजिट्स मेड बाय बैंक विथ अदर बैंक विच आर विड्रॉवेबल बाय बैंक विथ ए नोटिस पीरियड ऑफ 24 आवर्स इन अ इज कॉल्ड एज. ऑप्शन देखते हैं पहले. मनी एट कॉल है, शॉर्ट नोटिस है, डिपॉजिट्स है, बैलेंसेस विद आरबीआई है. सो ऐसे कौन से डिपॉजिट्स है, ऐसा कौन से ट्रांजैक्शन है जो मैं दूसरे बैंक के साथ करती हूँ और वो पैसे मैं वरना दूसरी बैंक 24 आवर्स की नोटिस लेके वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं. सो उसे कहा जाता है मनी एट कॉल. उसे दूसरा भी नाम है कॉल मनी. सो जब दो बैंक्स एक दूसरे को 24 घंटे के लिए वरना एक दिन के लिए पैसे लेन करते हैं, सो एट दैट टाइम दैट इज कॉल्ड एज अ मनी एट कॉल. एंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिपॉजिट्स मेड विथ अदर बैंक विड्रॉवेबल विथ अ 7 days नोटिस. मतलब जो डिपॉजिट 7 दिन की नोटिस में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक हम उन्हें देते हैं दूसरे बैंक को, वरना दूसरे बैंक हमें देती है. जो डिपॉजिट्स रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बोरोइंग, फिक्स्ड एसेट्स, शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल. सो मनी एट कॉल हमें पता है सिर्फ 24 घंटे की नोटिस लगती है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है शॉर्ट नोटिस. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. Now gold is shown under the heading dash in बैंक फाइनल अकाउंट. जो गोल्ड होता है बैंक के पास, जो बैंक रखती है कंपल्सरीली, वहाँ पे वो किस हेडिंग में दिखाना है? सो ऑप्शन दिए हैं फिक्स्ड एसेट, अदर एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड एडवांसेस. तो गोल्ड इज केप्ट और शोन अंडर द हेडिंग इन्वेस्टमेंट. जो हमारी 8 नंबर की हेडिंग है, शेड्यूल है इन्वेस्टमेंट का, उसमें हमें गोल्ड दिखाना है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर. अभी जो गोल्ड एंड सिल्वर है, तो सिल्वर शुड बी शोन अंडर द हेडिंग डैश इन द बैलेंस शीट इन कंपनी फाइनल अकाउंट. तो आप कहोगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो तो सिल्वर भी इन्वेस्टमेंट ही रहेगी. नो, देयर इज़ अ रूल फ्रॉम द आरबीआई कि हर एक बैंक ने कितना गोल्ड मेंटेन करना चाहिए, लेकिन सिल्वर के लिए ऐसा रूल नहीं है. सो ऑप्शंस है फिक्स्ड एसेट, अदर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड एडवांसेस. सो जो भी सिल्वर होता है बैंक के पास वो अदर एसेट के हेडिंग में मुझे दिखाना पड़ेगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट सीजेस टू जनरेट द इनकम फॉर डैश पीरियड.
तो पीरियड पहले देखते हैं कितना है, 12 मंथ्स है, 2 ईयर्स है, 6 मंथ्स है एंड 1 मंथ है। तो नॉन परफॉर्मिंग मतलब क्या, जो भी हमने लैंड किया है, अभी हमारे जो भी हम बैंक लैंड करती है दूसरों को, जो भी उधार देती है उस पर हमें ब्याज मिलता है, अगर वो ब्याज कितने दिनों के लिए नहीं मिलेगा तो मैं उसे नॉन परफॉर्मिंग कहूँगी। तो एज पर द रूल्स 6 मंथ्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर वो ब्याज मुझे कंटिन्यूसली 6 महीने तक नहीं मिला, 6 मंथ्स तक मुझे नहीं मिला, सो आई कैन कैटेगराइज दैट एसेट एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नाउ हम देखने वाले हैं शेड्यूल्स, उनके नंबर और उन शेड्यूल्स को क्या कहा जाता है। सो पहले देखते हैं हम बैलेंस शीट का। सो बैलेंस शीट में फर्स्ट इज़ द लाइबिलिटी साइड। सो लाइबिलिटी साइड में पहला है कैपिटल, पहला शेड्यूल नंबर, पहले शेड्यूल में मुझे सारा कैपिटल के बारे में दिखाना पड़ेगा। सेकेंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। थर्ड शेड्यूल जो है वो डिपॉजिट से रिलेटेड है। फोर्थ है बोरोइंग एंड जो फिफ्थ है वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन से रिलेटेड है। ये सारे मतलब फ्रॉम नो शेड्यूल नंबर 1 टू शेड्यूल नंबर 5 ऑल आर माई लाइबिलिटीज़। बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी होती है उनके शेड्यूल 1 से 5 तक है। जब हम एसेट साइड देखते हैं तो एसेट साइड शेड्यूल नंबर 6 से स्टार्ट होती है। सो शेड्यूल नंबर 6 में क्या दिखाना है, कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई। जो मेरे पास कैश है वरना आरबीआई के पास जो मैंने डिपॉजिट वरना कैश रखी है मेरे बैंक की, वो सारी नोट नंबर 6 में चली जाएगी। नोट नंबर 7 में दूसरे बैंक के पास मेरे जो पैसे हैं वरना 1 से 14 दिनों के लिए जो हमने उनको दिया है, डिपॉजिट्स रखा है उनके पास, उन सारे को क्योंकि वो मिलने वाला है मुझे उसके बाद, सो दैट शुड बी शोन अंडर द शेड्यूल नंबर 7। इन्वेस्टमेंट जो भी बैंक करती है उसका शेड्यूल नंबर 8 है। जो एडवांसेस हम देते हैं, जैसे कि मैंने एडवांसेस के आपको टाइप बताए थे, लोन्स है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, बिल्स डिस्काउंटेड है, बिल्स परचेस्ड है, तो ये सारे एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9 में दिखाए जाएंगे। जो फिक्स्ड एसेट है जैसे मेरी प्रीमाइसेस है, फर्नीचर है, तो ये सारी फिक्स्ड एसेट जो मेरे बिजनेस के लिए मैं परचेस करती हूँ तो वो सारा शेड्यूल नंबर 10 में दिखाया जाएगा। एंड जो बाकी की एसेट्स है वो शेड्यूल नंबर 11 में दिखाएगी। आफ्टर शेड्यूल नंबर 11 आई हैव टू शो सम फुटनोट्स, मतलब एसेट के टोटल के बाद मुझे फुटनोट्स भी दिखानी है, उसमें शेड्यूल नंबर 12 भी है। सो जो भी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है जो हो भी सकती है आगे जाके आपकी लाइबिलिटी वरना नहीं हो सकती, उसे मुझे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी शेड्यूल नंबर 12 में दिखाना पड़ेगा। द ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज आर एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स एंड बिल्स फॉर कलेक्शन। जो कस्टमर्स के बिहाफ वरना कस्टमर्स के परमिशन से मैं जो बिल कलेक्ट करती हूँ, एक से कलेक्ट करती हूँ और मेरे कस्टमर्स को देती हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो शुड बी शोन अंडर द हेडिंग फुट नोट और अंडर द शुड बी शोन एज अ फुट नोट। नाउ ये बैलेंस शीट के बारे में हुआ। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 हेड बनाए गए हैं। सो जो मेरा पहला हेड है वो इनकम है। सो उसमें 13 शेड्यूल है जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से रिलेटेड है। 14th है अदर इनकम से। इनकम के 2 ही हेड है, एक तो आपको ब्याज वरना डिस्काउंट से, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से जो इनकम आता है वो, और उसे छोड़ के जो दूसरा इनकम मिलता है, जैसे आप दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और आपको डिविडेंड वगैरह मिलता है, सो ये सारा अदर इनकम में चला जाएगा शेड्यूल नंबर 14 में। जो P&L अकाउंट का दूसरा पार्ट है वो है एक्सपेंसेस का। सो शेड्यूल नंबर 15 जो भी मैं इंटरेस्ट देती हूँ, अभी जो मेरे पास लोग डिपॉजिट्स रखते हैं मुझे उस पर ब्याज देना पड़ता है। सो जो भी ब्याज इस साल का है आइदर आई पेड और पेएबल, तो वो सारा शेड्यूल नंबर 15 में चला जाएगा। शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब नॉर्मल मुझे मेरा बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे करने पड़ते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, आपको बिजनेस नॉर्मल रखने के लिए वरना बिजनेस स्मूथली रन हो इसीलिए ऑपरेट करने के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए, सो आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हो। उसके बाद आप
प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा करते हो, डायरेक्टर्स को फीस पे करते हो, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हो, आप जो भी नॉर्मल बिजनेस रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, रेंट रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे, ऑपरेट बिजनेस मेरा स्मूथली रन हो रेगुलर में, सो उसके लिए जो भी करते हो दैट यू हैव टू शो अंडर द नोट नंबर 16. एंड लास्ट, इट इज़ नॉट ए नोट नंबर, इट डज नॉट हैव एनी शेड्यूल नंबर, इसको शेड्यूल नंबर नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंसेस में लिखा जाता है द प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, आगे का पार्ट शायद रह गया है, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, ये आपको एक्सपेंसेस में लेना है. सो फर्स्ट पार्ट इज ए इनकम ऑफ P&L अकाउंट, सेकेंड पार्ट इज ए एक्सपेंसेस. नाउ थर्ड पार्ट में दिखाया जाएगा प्रॉफिट और लॉस. सो क्या आपके पास इस साल का कितना प्रॉफिट है और पिछले साल का कितना था. पिछले साल का प्रॉफिट जो लास्ट ईयर प्रॉफिट होता है वो आपको हर बार ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अर्नड इन द लास्ट ईयर. सो ये कुल दोनों मिला के जो प्रॉफिट वरना लॉस है वो आपको यहाँ पे कंसिडर करने हैं. एंड जो फोर्थ हेडिंग है लास्ट, एप्रोप्रिएशन, जो भी आपको प्रॉफिट, ये दोनों कुल मिला के पिछला और इस साल का प्रॉफिट है वो आप कैसे डिवाइड करते हो, एप्रोप्रिएशन उसका कैसे करते हो. सो फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स आर, पहला है कंपलसरी, जैसा हमने देखा है हर एक बैंकिंग कंपनी को स्टैट्यूटरी रिजर्व को 20% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट भेजना ही है. सो दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोप्रिएशन. दूसरा ग्रेट एग्जांपल है डिविडेंड, अगर मैं कुछ प्रपोज करती हूँ, इंटरिम डिविडेंड पेड अगर करती हूँ, एंड जो बचता है उसके बाद जो प्रॉफिट है उसमें से ये मैं सारे देती हूँ, स्टैट्यूटरी रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और एनी अदर अप्रोप्रिएशन, और उसके बाद जो बचता है दैट इज़ माई एक्चुअल सरप्लस. सो वो मुझे बैलेंस शीट को भेजना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एडजस्टमेंट्स. व्हाट आर द जनरल एडजस्टमेंट्स दैट वुड बी आस्क्ड और दैट आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम्स, और उनके इफेक्ट कहाँ पे जाते हैं. सो आई मेड अ लिस्ट. सो पहला देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. अगर मुझे टैक्स की प्रोविजन बनानी है तो उसके इफ़ेक्ट कहाँ पे जाएंगे. सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में फर्स्ट इफेक्ट उसका जाएगा डायरेक्टली, आप P&L अकाउंट में चले जाओ. सो P&L अकाउंट में आप देख सकते हो, P&L अकाउंट फॉर्मेट में एक्सपेंसेस में प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज है. सो प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट. टेक दिस, यहाँ पे ये जो प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज है तो उसमें मुझे टैक्सेशन, जिसकी भी टैक्सेशन के लिए जो भी प्रोविजन बनाई है उसे डायरेक्टली वहाँ पे लिखना पड़ेगा. सो उसके बाद हम उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे करते हैं. सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पहला इफेक्ट है P&L अकाउंट में फॉर्मेट में प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में मुझे लिखना है. एंड सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में ये शेड्यूल नंबर 5 में चला जाएगा, जिसका नाम है अदर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस. सो आई एम मेकिंग अ प्रोविजन and that's why I have to include or I have to give the second effect of provision for taxation in the note number 5. Next है provision for bad and doubtful debts. So same, पहला इफेक्ट हमें पता है, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स को प्रोविजन बनानी है, मतलब आई हैव टू सपोज कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू गेट मी और दिस इज़ नॉट माई एक्चुअल इनकम आई विल रिसीव. सो उसका पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में. बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें डेटर्स से लेस करना पड़ता है, लेकिन बैंक के डेटर्स होते हैं एडवांसेस, जो नोट नंबर शेड्यूल नंबर 9 में दिखाए जाते हैं. सो जो लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट है उससे मुझे ये लेस करना पड़ेगा जो भी प्रोविजन मैंने बनाई है. एंड दूसरा इफेक्ट सेम लाइक अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जैसे यहाँ पे इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट में डायरेक्टली चले जाओ और उसमें प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में आप उसे दिखा सकते हो. थर्ड जो है वो है ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व. ये कंपलसरी एडजस्टमेंट आपको पता ही है कि हर एक बैंक को अगर प्रॉफिट है तो हर साल 20% ट्रांसफ़र करने हैं. वो कब नहीं करने होते उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, मतलब उसके लिए भी प्रोविजन है, बट वी हैव टू कंसिडर कि हर एक बैंक को 20% ऑफ देयर प्रॉफिट दे हैव टू कीप असाइड.
सो पहला है प्रॉफिट में से स्टैट्यूटरी रिजर्व मैं बनाती हूँ, सो इट इज़ द अप्रोप्रिएशन ऑफ माई प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट में जो चौथी हेडिंग है अप्रोप्रिएशन में, उसमें से मुझे ये अमाउंट लेस करनी पड़ेगी। एंड दूसरा है मेरा स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, इसीलिए मुझे शेड्यूल नंबर सेकेंड में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शेड्यूल नंबर सेकेंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट है हमारी ऑथोराइज कैपिटल। ये हर बार आपको दिया जाता है। ऑथोराइज कैपिटल मतलब क्या होता है? सो ऑथोराइज कैपिटल इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट हैविंग द टू इफेक्ट्स। ये इंफॉर्मेशन है कि कितना है आपका कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल जो आपने मेमोरेंडम में लिखा है, रजिस्टर्ड कैपिटल आपका कितना है। सो वो कहाँ पे दिखाना है मुझे? शेड्यूल नंबर सेकेंड में शेयर कैपिटल में दिखाना है। एंड जब भी आप बैलेंस शीट में ऐसे लिखोगे ऑथोराइज कैपिटल, सो जब भी आप उसके अमाउंट लिखोगे, सो उसके नीचे 2 अंडरलाइंस यू हैव टू मेक। वाई? बिकॉज दिस इज जस्ट अ नॉमिनल कैपिटल, ये मुझे काउंटिंग में नहीं लेना है एंड उसका दूसरा इफेक्ट नहीं होता। एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ एडजस्टमेंट। नेक्स्ट हमारी दूसरे कुछ एडजस्टमेंट्स हम देखते हैं। नेक्स्ट है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड मतलब क्या है? जो इनकम अगले साल का है लेकिन एडवांस में मुझे अभी मिला है। सो फर्स्ट वन, अगले साल का है तो मुझे इस साल P&L में मैं नहीं दिखा सकती। सो गो इन द शेड्यूल नंबर 13, इनकम में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में मुझे वो डिडक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अगले साल का है। एंड सेकेंड वन, जब भी अगले साल का इनकम आपको अभी मिलता है एडवांस में, दैट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। सो गो इन द नोट नंबर 5, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो जो भी अगले साल का इनकम है वो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। सो शेड्यूल नंबर 5 में आपको उसे लिखना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन आप सारों को, आई एम सो सॉरी, डेप्रीसिएशन आप सारों को पता है। सो डेप्रीसिएशन पे क्या है वो देखते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। सो पहला है एसेट में से डिडक्ट करना पड़ेगा। सो एसेट नोट नंबर 10, फिक्स्ड एसेट में जो भी रिस्पेक्टिव एसेट का डेप्रीसिएशन है उसमें से मुझे लेस करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ माय रेगुलर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो नोट नंबर 16 P&L शेड्यूल नंबर 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मुझे कितना डेप्रीसिएशन मैंने चार्ज किया है, कितना डिडक्शन है, वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है बिल्स फॉर कलेक्शन। एज लाइक ऑथोराइज कैपिटल इट इज़ अ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस पे कमीशन मिलती है। सो दैट इज़ माई रियल इनकम। लेकिन ये मुझे बिल्स किसी कस्टमर के जो पार्टी है, थर्ड पार्टी, उनसे कलेक्ट करना और कस्टमर्स को देना है। सो आई हैव टू शो इट अंडर एज अ फुट नोट। तो हमने देखा है कंटीजेंट लाइबिलिटी के नीचे मुझे फुट नोट बोल के ये दिखाना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक इफेक्ट ही मुझे करना है। जो एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट है, मैंने कस्टमर्स के बिहाफ से एक्सेप्ट किया है। मतलब ये कस्टमर अगर फेल हुआ पे करने के लिए तो फिर मुझे पे करने हैं। सो इसके लिए इट इज़ माई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, इट इज़ नॉट अ करंट लाइबिलिटी। सो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी शुड ऑलवेज बी शोन एज अ फुट नोट, इट शुड बी शोन अंडर द हेडिंग और शेड्यूल नंबर 12। इसका भी एक ही इफेक्ट है, क्योंकि ये लाइबिलिटी अभी तक नहीं तैयार हुई है, आगे जाके हो सकती है, ऐसा बोला है। सम ऑफ द एडजस्टमेंट जो आपको सबको पता है लेकिन आ सकती है। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस में से लेस कर दो। सो P&L अकाउंट में आपको यहाँ पे लेस करना है। सो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में से ऐड करना है, क्योंकि वो खर्चा इस साल का है लेकिन मैंने नहीं दिया है। एंड नेक्स्ट वन है शेड्यूल नंबर 5 में अदर करंट लाइबिलिटी, बिकॉज आई हैव टू पे इट, मेरा देना अभी बाकी है। सो शेड्यूल नंबर 5 में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाऊंगी। एक्रूड इंटरेस्ट ब्याज जो मुझे मेरा है, मैंने अर्न किया है लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल का है, सो मुझे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में वो दिखाना पड़ेगा इस साल का है, मिलना बाकी है। एंड सेकेंड, ये मिलने वाला है आगे जाके। सो शेड्यूल नंबर 11 में अदर एसेट में वो मुझे एसेट बोल के दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड। जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, अगर कुछ
इस साल के एंड में अगर कुछ स्टेशनरी का स्टॉक बचता है तो क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो स्टेशनरी बोल के दिखाया गया है वो एक्चुअल खर्चा नहीं है क्योंकि स्टॉक बचा है उसका। सो मुझे डिडक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से करना है। एंड दूसरा है ये मेरी एसेट है, आई कैन यूज़ इट इन द नेक्स्ट ईयर। सो नोट नंबर शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट में आपको ये दिखाना है। नेक्स्ट जो अभी कुछ आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस में आते हैं और उनका इफेक्ट कैसे करना है। सो पहला है P&L अप्रोप्रिएशन। आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है P&L अप्रोप्रिएशन, ओपनिंग डेट दी जाती है, वरना उसे दूसरी तरीके से क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसका एक इफेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ पे करना है वो मुझे। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में जो थर्ड नंबर है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में चले जाओ, उसमें जो थर्ड नंबर है मुझे उसमें लास्ट ईयर प्रॉफिट बोल के इसे दिखाना है। जो सेकंड है ब्रांच एडजस्टमेंट, इसमें बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट अगर क्रेडिट बैलेंस आता है और डेबिट बैलेंस आता है तो क्या, क्रेडिट बैलेंस जब भी आता है इट इज़ माई लाइबिलिटी, सो आई हैव टू शो इट इन द शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 5 अदर करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस। अगर ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस आता है ट्रायल बैलेंस में इट इज़ माई एसेट, उसे शेड्यूल नंबर 11 में अदर एसेट में दिखाना पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ये अगर आता है तो मुझे दिखाना पड़ेगा डायरेक्टली P&L फॉर्मेट में, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड मैं प्रॉफिट में से देती हूँ। जो अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट को मैं डिवाइड करती हूँ उसमें मुझे ये दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट से ये लेस हो जाएगा। अनक्लेम डिविडेंड जो अनपेड डिविडेंड है, मतलब किन शेयर होल्डर ने, कुछ शेयर होल्डर ने उनका डिविडेंड नहीं लिया है, उस डिविडेंड को मैं अनक्लेम डिविडेंड कहती हूँ। इट इज़ माई लाइबिलिटी, इट शुड बी शोन अंडर द नोट नंबर शेड्यूल नंबर 5 अदर करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन। एंड द लास्ट वन, अगर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट आपको पता भी होगा ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली दिया जाएगा तो उसे डायरेक्टली, क्योंकि पहला इफेक्ट उसका हुआ है एसेट में से मैंने उसे डिडक्ट किया है, आपको डायरेक्टली शेड्यूल नंबर 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में उसे दिखाना है। यस गाइज, ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी में किया है, मैनी चांसेस आर देयर कि उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे होंगे। फिर भी आपको अगर कुछ सजेशन देनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ है, वरना जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम इंश्योरेंस क्लेम पे मैं बनाने वाली हूँ। आपके वैल्यूएबल सजेशन आप प्लीज़ दे दो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।